हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स में कुछ आगे पढ़ते हैं। और जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, और उसके बाद जो है आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें किरचॉफ के नियम के बारे में पढ़ना है। किन चीज़ के बारे में पढ़ना है? किरचॉफ के नियम के बारे में पढ़ना है। जैसा कि इंग्लिश में इसे हम लोग किरचॉफ के नियम भी बोलते सकते हैं, किरचॉफ भी कह सकते हैं, और इंग्लिश के आधार पर इसे हम किरचॉफ के नियम भी कह सकते हैं। ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि किस प्रकार से हम जो सेल है उसको पैरेलल और रेगुलर जो है रेजिस्टेंस, ये जिस तरह से रेजिस्टेंस को हमने जोड़ा था उसी से तरह से हम लोगों ने सेलों का संयोजन किया था। अब हम लोग बात करते हैं किन चीज़ों की, तो किरचॉफ के नियम की। तो ये किरचॉफ के नियम क्यों ज़रूरी है? तो देखिए, किरचॉफ का नियम इसलिए ज़रूरी है कि जब हमारा कोई जटिल क्या होगा, सर्किट बना होगा। जटिल सर्किट कहने का मतलब कि जब हमारा सर्किट होगा और उस सर्किट में बहुत सारे रेजिस्टेंस होंगे, बहुत सारे बैटरी होंगे, तो वहाँ पे हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, वहाँ तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो उस तरह के सर्किट को सॉल्व करने के लिए, उस तरह के परिपथ को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ ने नियम दिए, कुछ नियम को बताया। उसी नियमों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल पार्ट है आप उसे सॉल्व कीजिएगा। तो सबसे पहले किरचॉफ के नियम में सबसे पहला बात क्या है, किरचॉफ का प्रथम नियम जिसे हम क्या कहते हैं, संधि नियम कहते हैं, जैक्सन नियम भी कहते हैं। इस नियम में बच्चों क्या कहा गया कि कोई हमारा क्या है, एक पॉइंट है, ठीक है, उस पॉइंट से होकर के बहुत सारे क्या गुजर रही है, बहुत सारी जो है आपकी करंट गुजर रही है। जैसे मान के चलो इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है ना, बहुत सारी करंट क्या हो रही है, गुजर रही है। तो कहने का मतलब ये जो करंट गुजर रही है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो करंट आ रही है, यहाँ पे जो करंट आ रही है और यहाँ पे जो करंट आ रही है, ये जो करंट आ रही है, मान के चलिए ये 5 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर है, और ये हमें नहीं मालूम, तो हम इसे कैसे पता कर पाएंगे कि ये हमारा करंट कितना होगा? ठीक है। तो इसके लिए किरचॉफ ने बताया कि देखो भाई साहब, जहाँ भी कोई आपका नोड हो, इसे हम नोड भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं इसे, नोड भी कहते हैं और जैक्सन भी कहते हैं। यहाँ की जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे करंट आपका क्या हो रहा, जा रहा है या आ रहा है, जैक्सन भी कहते हैं, संधि भी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, संधि भी कहते हैं। तो कोई संधि से यदि आपका करंट क्या हो रहा है, आ रहा है, किसी संधि पे क्या हो रहा है, इस संधि पे दोनों करंट आ रहा है और फिर इस संधि से क्या हो रहा है, टोटल करंट निकल जा रहा है। तो सीधी सी बात है, अभी तक मैंने आप लोगों को ये बात बताया है कि किसी संधि से जो करंट आती है और जाती है, ये चीज़ तो मैंने ही बताया था, लेकिन इतना ज़रूर बताया था कि करंट जितना हमारा आता है उतना ही बाहर निकल करके जाता है। तो इस केस में ये हमें नहीं मालूम है, ये हमें मालूम करना है। तो देखिए करंट हमारा कितना आ रहा है, तो करंट जो है आने वाले में 3A + 5 है, तो बाहर भी हमारा करंट कितना निकलना चाहिए, 8 एम्पियर निकलना चाहिए। तो आपको एक दिया गया है 2 एम्पियर और दूसरा हमको निकालना है I4। तो I4 बराबर क्या हो जाएगा, 3 एम्पियर + 5 एम्पियर - 2 एम्पियर, यानी कि 8 - 2 एम्पियर यानी कि 6 एम्पियर। तो हमने पता कर लिया कि यहाँ पे जो करंट होगा वह कितना करंट होगा, 6 एम्पियर होगा। तो इसी नियम के बारे में किरचॉफ ने बताया, जिसको हम लोग कहते हैं संधि के नियम भी कहते हैं। संधि के नियम के बारे में किरचॉफ ने क्या बताया, उन्होंने कहा कि मान के चलो कोई संधि है, बहुत सारे आपके जॉइंट होंगे ना, जब आपके सर्किट होंगे तो वहाँ पे आपके बहुत सारे जॉइंट होंगे। जॉइंट करने का मतलब जैसे मान के चलो इस प्रकार से होंगे, इस प्रकार से होंगे, है ना, फिर इस प्रकार से होंगे, ठीक है, इस तरह से भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। तो आपके जो ये संधि है, तो इसमें संधि देखो, एक संधि तो आपके यहाँ है, एक संधि आपके यहाँ भी है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, एक संधि यहाँ भी है, एक संधि यहाँ भी है। तो इस तरह से हम संधि को खोज करके, है ना, देखो यहाँ पे संधि है तो यहाँ से करंट आ रहा होगा, इधर भी जा रहा होगा, इधर भी जा रहा होगा, इस संधि में करंट इधर भी जा रहा होगा और इधर से तो आ ही रहा है, इस संधि में करंट इधर से आ रहा है, इधर जाएगा, इस संधि में करंट इधर से आ रहा है और इधर जाएगा। तो इस प्रकार से हमें जब क्या होता है कि कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जब मिलता है तो वहाँ पे हम संधि का मेथड लगाते हैं, या और जो मेथड मैं आपको पढ़ाऊँगा वे वाला मेथड लगा करके उसे सॉल्व करते हैं। तो किरचॉफ जी ने क्या कहा कि एक हमारा कोई संधि है,
एक हमारा कोई नोड है और उस नोड से जो करंट आ रही है, उस नोड से जो करंट आ रही है इस प्रकार से, ठीक है। ये जो नोड से करंट हमारी आ रही है I1, I2, I3, I4, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो संधि होती है उसमें उस संधि पर जितनी करंट आती है तो उससे जो बाहर करंट निकल कर के जाती है दोनों क्या होता है, बराबर होता है। क्या बोला, फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि जो संधि होती है उस संधि पे जितनी करंट आती है और उससे निकल कर के जो करंट बाहर जाती है दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो उसके अकॉर्डिंग तो ये हो गया कि I2 प्लस I1 इजकल टू I4 प्लस I3, ठीक है। अब कह सकते हैं I2 प्लस I1 इजकल टू I4 प्लस I3, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं संधि से आने वाली धारा, संधि से आने वाली धारा बराबर होती है संधि से जाने वाली धारा के, बराबर होती है किससे, संधि से जाने वाली धारा के बराबर होती है। संधि से आने वाली धारा बराबर होती है संधि से जाने वाली धारा के, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, किरचॉफ का नियम कहलाता है। तो बच्चों ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आपका। इससे रिलेटेड और सारी चीज़ों को हम लिखेंगे, जब तक इसे नोट कर लीजिए और बहुत सारी बातें हैं उसको देखते हैं। तो जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ से बच्चों क्या कर रहा है कि संधि से आने वाली धारा बराबर होती है संधि से जाने वाली धारा की, ठीक है। तो यहाँ से हम एक बात तो कह सकते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस IN, मान करके चलिए IN, या छोड़िए IN की बात, मान के चलो यदि 3 धारा होती जाने वाली, इस प्रकार से यदि हमारी 3 धारा होती, ठीक है। कहने का मतलब अब ये हमारा यदि I3 ये हो जाता, I4 ये हो जाता, I5 ये हो जाता, I6 ये हो जाता, तब क्या होता है इस केस में। तो इस केस में हम कह सकते थे कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इजकल टू I4 प्लस I5 प्लस I6। तो जितनी भी करंट होगी उसकी समेसन, ये टोटल जितना भी करंट है उसको हम जोड़ेंगे, यानी कि ये हमारा क्या है, ये I हमारा क्या हो रहा है, इनकमिंग हो रहा है। तो I इनकमिंग इजकल टू समेसन ऑफ I आउट गोइंग, ठीक है। जितनी करंट हमारी आ रही है वे बराबर होगी समेसन ऑफ I आउट गोइंग की, यानी कि जाने वाले करंट के योग के बराबर होगी, ठीक है। अब यदि हम इस आउट गोइंग को इस साइड ले आए तो कह सकते हैं I इनकमिंग माइनस समेसन ऑफ I आउट गोइंग इजकल टू 0, ठीक है। यानी कि आने वाली और जाने वाली जो भी हमारी करंट है यदि हम उस दोनों को जोड़ दें, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक आ रही है और एक क्या हो रही है, जा रही है। तो एक आ रही है और एक जा रही है, तो एक को हम माइनस लेंगे, एक को हम प्लस लेंगे, सीधी सी बात है। तो कह रहा है I इनकमिंग माइनस I आउट गोइंग दोनों हमारा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। उसके बाद माइनस, इसको हम लिख सकते हैं I4, उसके बाद माइनस I5 माइनस I6, यानी कि इस वाले टर्म को यदि हम इधर ले आए तो ये हमारा हो जाएगा। यहाँ से हम कह सकते हैं I1 I2 I3 माइनस I4 प्लस I5 प्लस I6, ठीक है। I1 I2 I3 इस तरह से, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो एक बार फिर से मैं रिकॉल करा देता हूँ कि क्या कहा जाता है। किरचॉफ के प्रथम नियम यानी कि संधि के नियम में क्या कहा गया है कि जो आने वाली करंट होगी, समझ लो, जो आने वाली करंट होगी और जो जाने वाली करंट होगी, दोनों क्या होगी, किसी भी बिंदु से यानी कि किसी भी संधि से जितनी करंट आएगी उतनी ही करंट क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी, ठीक है। तो उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि I2 प्लस I1 की I4 प्लस I3, ठीक है। अब हम यहाँ पे हमने 3 करंट को लाया है और 3 करंट को बाहर भेजा है, तो यहाँ से कह सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 इजकल टू I4 प्लस I5 प्लस I6, ठीक है। ये बात हम कह सकते हैं I6। अब देखिए
यानी कि जितनी करंट हो, यहाँ पे तो हमारे 3 करंट है, यदि 10 करंट हो या 12 करंट हो, जो भी करंट हो, तो समेशन ऑफ आई इनकमिंग, कहने का मतलब जितनी हमारी इनकमिंग का करंट होगा उन सभी को जोड़ेंगे और वे बराबर होगा समेशन ऑफ आई आउट गोइंग, यानी कि जितनी करंट हमारी बाहर निकल रही है। ठीक है, अब देखो समेशन ऑफ इनकमिंग, अब इस वाले साइड को इधर हम ले आए तो माइनस में हो जाएगा, समेशन ऑफ आई आउट गोइंग इजकल टू 0। तो यहाँ से I1 I2 I3 ये हम कितना लिया था, I1 I2 I3 माइनस ये वाले पार्ट को यदि हम इस साइड ले आएंगे इस वाले पार्ट को, तो I4 I5 I6 हो जाएगा। तो यहाँ से I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 प्लस I5 प्लस I6 इजकल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इससे बच्चों कुछ कंक्लूजन निकलेगा, तो हम इसे भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तब तक इसे आप नोट कीजिए। तो बच्चों अब इनसे कुछ पॉइंट जो है हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट बाहर निकलता है और उसे हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात हमने क्या कहा कि किसी संधि पर, जो संधि थी हमारे, उस पर मिलने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग क्या हो रहा था, शून्य हो रहा था। तो जो हमारी संधि थी उस संधि से जितनी करंट निकल रही थी, जितनी जा रही थी इस तरह से, और जितनी बाहर निकल रही थी, जैसे I1 I2 I3 I4, तो इसमें I1 प्लस I2 बराबर है I3 प्लस किसके, I4 के। तो हमने क्या कहा कि किसी संधि पर मिलने वाली विद्युत, यानी कि ये संधि है, इस पर जो मिलने वाली विद्युत धाराएं होगी उसका योग हमेशा कितना होगा, 0 होगा। 0 करने का मतलब योग शून्य होता है, धाराओं का बीजगणित योग क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है ना। सेकेंड बात, संधि बिंदु पर प्रवेश करने वाली विद्युत धाराओं के योग संधि से निकलने वाली विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है। यानी कि संधि बिंदु पर प्रवेश करने वाली विद्युत धाराओं का योग, ये जो आपका संधि है इस पे जितनी भी विद्युत धाराएं आ रही है उनका योग, ठीक है, जैसे I1 प्लस I2 I3 जो भी है उसका योग किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है इससे जो बाहर निकल रही है, जितनी हमारी धाराएं बाहर निकल रही होगी उनके योग की क्या होगी, बराबर होगी। इस कोई संधि पे जितनी हमारी क्या आ रहेगी, जितनी हमारी धारा आ रही होगी और उससे जितनी बाहर धारा निकल रही होगी उन दोनों का योग क्या होगा, इसका योग और ऊपर वाले का योग, दोनों का योग क्या होगा, बराबर होगा। इनका योग आउटगोइंग और इनकमिंग का योग क्या होगा, इनकमिंग और आउटगोइंग का योग बराबर होगा। यह नियम आवेश के संरक्षण पर आधारित है। ये नियम किस चीज़ों पर आधारित है, आवेश के संरक्षण पे। आवेश का संरक्षण क्या होता है, तो आवेश का संरक्षण, आप संरक्षण के सिद्धांत के बारे में पढ़ते होंगे कि किसी भी एनर्जी को न तो खत्म किया जा सकता है, वे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चला जाता है। उसी प्रकार से आवेश भी हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, वे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चला जाएगा, यानी कि एक से निकल के नोड से बाहर दूसरे रेजिस्टेंस जो भी होगा वहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, आधारित है, किसी संधि पर आवेश संग्रहित नहीं होता है, और किसी भी जो आपका संधि है उस संधि पे आवेश कभी भी संग्रहित नहीं होता। जैसे मान के चलो कोई पाइप है और उस पाइप पे जो जोर होता है, आप लोग देखते होंगे जब घर में लंबा सा पाइप निकल करके जाता होगा तो वहाँ पे दो पाइप को जोड़ने के लिए एक जोर लगाया जाता होगा, तो क्या वहाँ पे पानी रुक जाती है, कभी नहीं रुकती है। पानी जो है उसको जिधर जिधर रास्ता मिलता है वे अपने रास्ते की ओर ट्रेवल करती रहती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये आपका धारा है, ये आपका धारा भी क्या होता है, उसको जिधर रास्ता मिलेगा वे निकल के चलते चला जाएगा, कभी भी वे जोर पे नहीं रुक सकता है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी जो उसका ज्वाइंट होगा, ठीक है, यहाँ पे कभी भी संधि होगा, उस संधि पे कभी भी धारा रुक नहीं सकती है, वे आगे की ओर निकल जाएगी। अतः संधि पर प्रवेश करने वाले आवेश की दर संधि से बाहर आने वाले आवेश की दर के बराबर होती है। यानी कि जिस दर से संधि पे आवेश आएगा उसी दर से जो आवेश है वे संधि से बाहर निकलेगा। ठीक है, जिस दर से संधि आएगा उसी दर से संधि क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो ये बच्चों आपका किरचॉफ का नियम है, और किरचॉफ का ये हमारा पहला नियम था। और पहला नियम क्या था, ये आपका पहला नियम था किरचॉफ का नियम। ठीक है, अब जो है अगले क्लास में हम लोग दूसरे नियम के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरे नियम के बारे में पढ़ेंगे। ये किरचॉफ का प्रथम नियम था, जिसे हम संधि नियम भी कह सकते हैं, या इसे हम क्या कह सकते हैं, संधि नियम भी कह सकते हैं, या जैक्सन लॉ भी कह सकते हैं। तो इस पर हमने देखा कि ये चीज़ सीखा कि करंट जो आती है वे जितनी जाती है वे हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। अब अगले क्लास में बच्चों इससे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, अगले क्लास में आगे की बातों को देखेंगे, जो दूसरा नियम है उसको पढ़ेंगे। तब तक आप इसे एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा और नोट जरूर कर लीजिए।